अगर आपको लगता है कि क्लैट निकालने के लिए रोज आपको 12 से 15 घंटे पढ़ना जरूरी है, तो शायद यह वीडियो आपकी सोच बदलकर रख देगा। मैंने थाउजेंड्स ऑफ क्लैट एस्पिरेंट्स देखे हैं। कुछ लोग तो रोज 12 से 15 घंटे पढ़ते भी हैं, फिर भी उनका स्कोर 60-70 पर ही अटक जाता है। वहीं कुछ एस्पिरेंट्स केवल 5 से 6 घंटे पढ़ते हैं और एनएलयू तक पहुंच जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि क्लैट घंटों का खेल नहीं है, बल्कि क्लैट स्ट्रेटजी का खेल है। यह एग्जाम ये नहीं पूछता कि आपने कितनी देर कुर्सी पर बैठ के पढ़ाई की है, बल्कि यह पूछता है कि आपने कितने सही अटेम्प्ट लिए हैं, कितने सही आंसर्स किए हैं और कितनी कम गलतियां की हैं। मैं आज आपको यही स्टडी सिस्टम बताने वाला हूं कि कौन कौन सी स्ट्रेटजी क्लैट टॉपर्स फॉलो करते हैं। इसमें कोई मोटिवेशन नहीं है, कोई फेक टाइम टेबल नहीं है, ना ही 15-15 घंटे पढ़ने का टाइम प्रेशर है। यह सिर्फ प्रैक्टिकल स्ट्रेटजी है जिसने हर साल कई स्टूडेंट्स को एनएलयू तक पहुंचाया है। तो दोस्तों, एक एक पॉइंट पे बात करेंगे, एक एक पॉइंट पे डिटेल डिस्कशन करेंगे, तो लेक्चर में अंत तक बने रहेंगे। और जो भी साथी प्यारे एस्पिरेंट इस प्लेटफॉर्म पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले देखेंगे हम यहां पे कि रियलिटी क्या है। अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि क्वालिटी को जज नहीं करते, यानी क्वालिटी को फोकस नहीं करते हैं, केवल क्वांटिटी को फोकस करते हैं। अरे भाई, एक बात बता दूं आपको, 12 से 15 घंटे पढ़ने से कुछ भी नहीं होगा अगर आपकी स्ट्रेटजी सही नहीं है। मैं साफ बोल रहा हूं, यहां से 5 से 8 घंटे की अगर आपने सही तरीके से स्ट्रेटजी बना के पढ़ाई किया है, तो आपका क्लैट निकलना 120% श्योर हो जाता है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं द गोल्डन रूल। गोल्डन रूल क्या बताता है भाई साहब, कि आप मैराथन की तैयारी कर रहे हो। याद रखिएगा, क्लैट एक मैराथन है, मैराथन की तैयारी कर रहे हो। यहां पे ऐसा नहीं है कि आपने हफ्ते में 2 दिन निकाला, सैटरडे संडे या मंडे फ्राइडे, और 15-15 घंटे की पढ़ाई कर ली। इससे तो बढ़िया है कि रोज आप 3-3 घंटे की पढ़ाई कर लो। यानी कि क्लैट कंसिस्टेंसी का खेल है, आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखना ही पड़ेगा। अगर मैं बात करता हूं ड्रॉपर्स की, तो ड्रॉपर्स को आप लोग देखोगे, अगर दिल लगा के पढ़ें, फोन साइड में रख के पढ़ें, नोटिफिकेशन ऑफ करके पढ़ें, या फिर अपना हर तरीके के डिस्ट्रैक्शन को दूर करके पढ़ें, तो उनके लिए 7 से 9 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और 7 से 9 घंटे में रिजल्ट दिया जा सकता है। और अगर मैं स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स की बात करूं, तो भाई साहब 4 से 5 घंटे बहुत होते हैं, इससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हां, फिर से बता रहा हूं, दिल लगा के पढ़ना पड़ेगा, दिल से पढ़ना पड़ेगा, क्लैट तभी निकलेगा। उसके बाद आप लोग देखते हो बच्चे कि क्लैट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आ जाती है। उसको समझने के लिए सबसे पहले समझते हैं क्लैट डीएनए। क्लैट डीएनए का मतलब क्या होता है? आखिरकार क्लैट के अंदर अगर हम चीर फाड़ करके देखते हैं, तो क्लैट मांगता क्या है? तो याद रखिएगा, क्लैट जी और नीट के जैसे नहीं है। क्लैट में आप लोग देखोगे, आपकी एनालिटिकल पावर देखी जाती है। जी और नीट में क्या है? कुछ फॉर्मूले हैं, फिजिक्स में कुछ फॉर्मूला है, केमिस्ट्री में कुछ फॉर्मूला है, मैथमेटिक्स में कुछ फॉर्मूला है, वही फॉर्मूले हम लोग लगातार यूज करते रहते हैं। लेकिन क्लैट में आपको एनालिसिस की जरूरत पड़ेगी, एनालिटिकल पावर की जरूरत पड़ेगी। तो यहां पे बच्चों याद रख लेना, रीडिंग स्पीड आपकी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। यानी कि आपको अपनी रीडिंग स्पीड को इतना मेंटेन करके रखना है कि आप 200 प्लस वर्ड्स हर मिनट में पढ़ सको, यानी कि 200 प्लस वर्ड पर मिनट पढ़ सको। और याद रखना, सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, उसको दिमाग में उतारना भी है, उसको एनालाइज भी करना है, समझना भी है। इसके लिए आपको ध्यान लगा के पढ़ना पड़ेगा, यानी कि आपकी एक्यूरेसी भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। उसमें आपको यह समझना पड़ेगा कि कौन कौन से क्वेश्चन को स्किप करना है, कौन कौन से क्वेश्चन पे फोकस करना है। कई बार क्या होता है, आप लोग क्वेश्चन देखते हो, आपका क्वेश्चन सामने आते ही दिमाग खराब हो जाता है। क्यों? आपको लग रहा है ओह माय गॉड, ये कैसा क्वेश्चन आ गया, मैंने तो देखा ही नहीं है। अरे यार, अगर वो क्वेश्चन आपको लग रहा है कि नहीं कर पाओगे, तो आप उस पर टाइम वेस्ट मत करो, आप सीधा आगे निकल जाओ। क्योंकि अगर 3 मिनट लगा के वो क्वेश्चन सॉल्व कर भी लिया आप लोगों ने, तो कितने ही नंबर मिल जाएंगे। यानी कि उसी समय को अगले कुछ क्वेश्चन पे लगाओगे, तो हो सकता है कि आपको उससे दुगने मार्क्स मिल जाए। तो याद रखिएगा, कौन कौन से क्वेश्चन आपको करने हैं, कौन कौन से को स्किप करना है, ये सब कुछ आप लोगों को अभी के अभी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। उसके बाद आप लोग देखोगे बच्चों, लॉजिक फर्स्ट, यानी कि आप लोगों को ये मानना पड़ेगा क्रिटिकल रीजनिंग इज द हार्ट ऑफ एवरी सेक्शन। यानी कि क्लैट में ऐसा कोई सेक्शन है ही नहीं जहां पे आपको रीजनिंग नहीं करनी है, अपना दिमाग नहीं लगाना है, अपने आप को सोचने पे मजबूर नहीं करना है, ऐसा कोई सेक्शन नहीं है। यानी कि याद रखिएगा, यहां पे आपको प्रैक्टिस ही बचा सकती है, तो रेगुलर प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा।
रहेगा तभी आप लोग इंप्रूव कर सकते हो, अदरवाइज एनएलयू तो नहीं मिलेगा। मैं आपको साफ बता रहा हूं बच्चों, क्लियर पॉइंट। अब देखते हैं कि 6 पिलर्स हैं हमारी तैयारी के। 6 पिलर्स याद रखेंगे, अगर आप फॉलो कर लेते हो तो एनएलयू आपका पक्का रहने वाला है। सबसे पहला आप लोग देखोगे रीडिंग हैबिट की बात करते हैं। यार सब कुछ तो पढ़ने का ही खेल है ना, आप अपनी रीडिंग हैबिट को मेंटेन करके रखिए। याद रखिएगा, मैंने बता दिया है 200 प्लस वर्ड्स कम से कम होने चाहिए पर मिनट, वो भी एक्यूरेसी के साथ विद अंडरस्टैंडिंग। ऐसा नहीं कि पढ़ रहे हो भाई, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आपको अंडरस्टैंडिंग मेंटेन करनी ही पड़ेगी, यानी रीडिंग हैबिट आपको डालना पड़ेगा। करंट अफेयर्स में आप लोग क्या बैकलॉग छोड़ देते हो? बैकलॉग याद रखिए, किसी का अगर बैकलॉग रह भी गया है तो अगर जैसे मैं अभी ये जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो ये 3 जुलाई है, अगर 3 जुलाई को मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं और कुछ स्टूडेंट्स आज मेरे पास आएंगे तो मैं उनको क्या सजेशन दूंगा कि देखो बच्चे, अगर आपका बैकलॉग रह गया है तो आप लोग क्या गलती करते हो, बैकलॉग कवर करने के चक्कर में प्रेजेंट वाला करंट अफेयर छोड़ देते हो। नहीं, आपको प्रेजेंट वाला चलाना है और बैकलॉग उसके साथ कवर करना है। जैसे मान लीजिए कि आप रोज के 2 से 3 टॉपिक कवर करते हैं तो आपका बैकलॉग कितने टाइम में कवर हो जाएगा? 2 महीने में कवर हो जाएगा। सिंपली समझने की कोशिश कीजिएगा, 2 महीने में कवर हो जाएगा और आपका प्रेजेंट वाला चल ही रहा है। एक टाइम ऐसा आएगा कि पीछे से बैकलॉग कवर होता रहेगा और आपका प्रेजेंट वाला चलता रहेगा, दोनों साथ में मिल जाएंगे, यानी कि आपका बैकलॉग भी कवर हो जाएगा और प्रेजेंट वाला तो चल ही रहा था। अगर आप प्रेजेंट छोड़ के बैकलॉग कवर करने की कोशिश करेंगे, याद रखिएगा आपके दिमाग में प्रेशर हमेशा बना रहेगा और आप उस प्रेशर से कभी भी निकल नहीं पाएंगे, क्योंकि कोई ना कोई तो बैकलॉग हमेशा ही बना रहेगा। तो आप प्रेशर में कैसे पढ़ाई करोगे? प्रेशर नहीं लेना है, याद रखिएगा। तो प्रेजेंट वाला करंट अफेयर चलाते रहे और बैकलॉग है उसको धीरे धीरे करके फोकस करके कंप्लीट करने की कोशिश कीजिएगा। और हां, नोट्स हमेशा वन लाइनर बनाइए, बड़े बड़े बल्कि नोट्स मत बनाइए। ओनली फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन लिखिए या फिर फैक्ट बेस्ड पॉइंट लिखिए, फैक्ट बेस्ड वन लाइनर नोट्स बनाने की कोशिश करें। करंट अफेयर याद रखिए और बार बार रिवीजन करना जरूरी है। मल्टीपल रिवीजन करने के लिए आप लोगों को छोटे छोटे नोट्स ही बनाने पड़ेंगे। बड़े बड़े नोट्स बनाओगे तो आप अपने ही नोट्स को 2 महीने बाद देख के डरने लग जाओगे, घबराने लग जाओगे। फिर आप सोचोगे कि काश कोई मैराथन मिल जाए यूट्यूब पे और आप उस मैराथन के भरोसे बैठे रहोगे। याद रख लेना, कोई भी मैराथन ऐसा नहीं है जो आपको सक्सेस दिला सके। हाँ, रिवीजन के लिए ठीक है, पूरे टाइम का रिवीजन आप जरूर कर सकते हो, लेकिन पूरा मैराथन भाई देख के पेपर निकाल लो, ऐसा कभी नहीं होने वाला। और कोई दावा करता है ना तो गलत दावा करता है भाई साहब, मैं साफ बता रहा हूं, ठीक है। अब देखते हैं लीगल रीजनिंग एप्लीकेशन की बात करें, यानी कि लीगल रीजनिंग में आप लोगों को अपना खुद का दिमाग चलाना है, याद रखिए। लेकिन मतलब लॉजिक पे जाना है, जो आपको बताया गया है उस पैराग्राफ में उसी लॉजिक पे जाना है। खुद कोई अब देखो, खुद का कोई मोरल वैल्यू खुद मत डालो कि अरे यार क्या दिक्कत है, कैसे नहीं, मोरल वैल्यू खुद मत डालो भाई साहब। जो आपको पैसेज में दिया गया ना उसी पैसेज पे बेस्ड क्वेश्चन डालो, मतलब क्वेश्चन का आंसर करो। आप खुद का दिमाग मत डालो, आप खुद का मोरल वैल्यू डालने लग जाते हो। अगर पैसेज में कोई एक्ट दे रखा है तो आपको लगने लग जाता है अरे यार ये वाला एक्ट तो मैंने ये पढ़ा था। अरे भाई, आपको लीगल रीजनिंग में ये जानना चाहता है कि आप उस वक्त कितना दिमाग लगा रहे हो उस एक्ट के बेस पे, जो भी आपको इंफॉर्मेशन दिया गया उस बेस पे आप कितनी रीजनिंग लगा रहे हो, वो जानना चाहता है। इस वजह से आपको सारी इंफॉर्मेशन दिया गया। आप अपना दिमाग मत लगाइए, दिमाग लगाना है तो लॉजिक पे लगाइए, लॉजिक पे जो उसके अंदर दिया हुआ है। खुद के नॉलेज की एप्लीकेशन ना करें, याद रखें, क्लियर पॉइंट। क्रिटिकल रीजनिंग में मास्टरी होनी चाहिए। आरसी पैसेज का रेगुलर प्रैक्टिस करते रहो। आप देखिएगा इस सारे के सारे पिलर्स आपको नजर आएंगे, ठीक है, जो कि आपको क्लैट में तरक्की दिलाने वाले हैं। और मॉक टेस्ट प्लस डीप एनालिसिस, बच्चे क्या करते हैं भैया, हफ्ते में 7 से 8 मॉक लगा लेंगे लेकिन एनालिसिस बिल्कुल नहीं करेंगे। अरे 2 मॉक लगाओ लेकिन आपको एनालिसिस प्रॉपर करनी है। एनालिसिस नहीं करोगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी कमियां कितनी हैं, कमियां कौन कौन सी हैं, कमियां कितनी हैं, कमियां कौन कौन सी हैं, नहीं पता चलेगा तो आप उसको इंप्रूव कैसे करोगे। आप मॉक एनालिसिस करो, देखो कि किस टाइप के क्वेश्चन बार बार गलत हो रहे हैं, उसको एक नोटबुक में लिख लीजिए। उस टाइप के क्वेश्चन पे जितने भी पॉइंट्स हैं उनको बार बार पढ़ने की कोशिश कीजिए। एक ना एक दिन तो ऐसा आएगा ना, वो पूरा सेक्शन आपका इंपॉर्टेंट, जो बार बार गलतियां हो रही, पूरा पूरा सेक्शन आपका सही होने लग जाएगा। समझिएगा इस बात को, क्लियर पॉइंट यहां पे। तो मॉक टेस्ट हमेशा देते रहिए, डीप एनालिसिस करते ही रहिएगा, यही ब्रह्मास्त्र है और इसी तरीके से आप लोग क्लैट में सक्सेस मिलेगी। क्लियर पॉइंट याद रखना। हर एक टॉपर की बात करें, हर एक टॉपर ये 6 के 6 पिलर्स पे काम करता है तो ही वो टॉपर बनता है। क्लियर पॉइंट। अब देखिए मैंने यहां पे क्या किया है, समय को थोड़ा बांट दिया, टाइम को थोड़ा बांट दिया है। देखिए टॉपर्स की बात करें, टॉपर्स किस तरीके से, हालांकि ऐसा नहीं है कि मैं कोई एक पर्टिकुलर टॉपर का टाइम टेबल मैंने यहां पे चिपका दिया है। ये एक कैलकुलेटेड मेथड में लाया गया है, कैलकुलेटेड मैनर में लाया गया है
कि कितना कितना टाइम आप लोग डिवोट करोगे तो आपका क्लैट निकल सकता है। ठीक है, सबसे पहले आप लोग देखोगे लीगल रीजनिंग की बात करें तो 90 मिनट्स आप लोग फोकस करें। ठीक है, मॉक एनालिसिस की बात करें तो 60 मिनट रोज फोकस करें। उसके बाद देखेंगे क्रिटिकल रीजनिंग की बात करें 60 मिनट रोज, आरसी प्रैक्टिस 60 मिनट रोज करें, न्यूज़पेपर जीके 45 मिनट्स रोज पढ़ें, और क्वांटिटेटिव एनालिसिस की बात करें, डीआई वगैरह की बात करते हैं तो आप 45 मिनट दीजिए। यानी कि 6 घंटे का पूरा पैकेज है। आप इस 6 घंटे को रोज डेली इस तरीके से पढ़िए, आपका क्लैट निकल जाएगा। अब देखते हैं बच्चों कि ये जो आपको समय दिया गया है उसको आप कैसे बांटना है। देखिए, मॉर्निंग का जो टाइम रहता है ना, बहुत सही रहता है, एकदम कूल, माइंड बिल्कुल फ्रेश रहता है। यानी कि आप यहां पे 2 घंटे में 4 घंटे का आउटपुट दे सकते हो। और यहां पे डीप एनालिसिस की जरूरत पड़ेगी तो आपको शुरुआत करनी है 6:30 से 8:30 के बीच में। ठीक है, नॉट 6:30 to 8:30 के बीच में, याद रखना 6:30 से पढ़ने बैठना है और 8:30 तक बैठना है। मॉर्निंग में एकदम माइंड एकदम बिल्कुल फ्रेश रहेगा, पीक पर जाके आप लोग तैयारी कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, न्यूज़पेपर पढ़ना है और करंट अफेयर्स के नोट्स बनाने हैं। याद रखिएगा, न्यूज़पेपर से अगर आप करंट अफेयर के नोट्स बनाओगे तो न्यूज़पेपर में बहुत सारे नोट्स आपको नहीं मिलेंगे। कहने का मतलब क्या होता है, न्यूज़पेपर में आपको न्यूज़ मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, अब ये जो लखनऊ वाला इंसिडेंट हुआ था, ये आग लग गई थी, तो आपको खबरें मिलेंगी, लेकिन आपको जब नोट्स बनाना है तो ये बताना है इसमें कौन कौन से एक्ट आ रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के कौन कौन से आर्टिकल आ रहे हैं। जैसे इसमें आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ आ रहा है तो आपको उस पर पूरा नोट्स बनाना है। यानी कि आपको उस न्यूज से रिलेटेड जो भी 360 डिग्री में इंफॉर्मेशन अवेलेबल है सब कुछ आप लोग उस नोट्स में डाल देंगे। क्लियर है पॉइंट। उसके बाद 9 बजे से लेके 12 बजे के बीच में डीप वर्क ब्लॉक की बात करते हैं। ठीक है, यानी कि आप देखोगे वहां पे आपका दिमाग थोड़ा थोड़ा कम काम करने लग जाता है, तो आप यहां पे क्या लीगल और क्रिटिकल रीजनिंग की बात करो। ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं, मतलब थोड़ा थोड़ा कम दिमाग काम करेगा, तो आप यहां पे क्या करो, ठीक है, लीगल रीजनिंग और क्रिटिकल रीजनिंग की बात करो। उसके बाद 2 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में आफ्टरनून स्किल्स की बात करें। यानी कि यहां पे अपने स्किल, अब देखो यहां पे आपका दिमाग थोड़ा थका हुआ है क्योंकि सुबह से पढ़ थक चुका होगा, है ना। जब थोड़ा सा थका हुआ है तो आप यहां पे स्किल्स को पॉलिश करो। ठीक है, स्किल्स को पॉलिश करो, कोई बहुत ज्यादा दिमाग लगाने वाली काम मत करो। तो यहां पे क्या करना है आपको, 2 बजे से लेकर के 4 बजे के बीच में, ठीक है, नॉट 6 बजे, 4 बजे के बीच में आफ्टरनून स्किल्स में आप आरसी प्रैक्टिस करो, क्वांट करो। उसके बाद शाम को 6 बजे से लेकर 7:30 बजे के बीच में डेली रिव्यू करो, मॉक एनालिसिस करो, और देखो मॉक एनालिसिस में रोज शाम को कि आप का जो वीक एरिया है वो क्या है, आपका जो स्ट्रेंथ है वो क्या है। स्ट्रेंथ पे बार बार फोकस करो ताकि और ज्यादा स्ट्रेंथ बढ़े। वीक एरियाज पे बार बार फोकस करो और लिखो एक जगह कि आपका वीक एरिया कौन सा है और क्यों है। उस वीक एरिया पे काम करो, आप इंप्रूव जरूर करोगे। और रात में देखोगे बच्चे, आधे घंटे का टाइम लेना है आपको, केवल आधे घंटे का टाइम लेना है, और इसमें आप लोग देखोगे जितना भी वोकैब्युलरी और जितनी भी दिन भर में आपने चीजें पढ़ी हैं उन सबको एक बार रिवाइज कर लेना है। और रात को सोते टाइम आंखें बंद करना है और एक बार एनालाइज करना है, देखना है, याद करना है कि सुबह से उठकर आपने शाम तक क्या क्या पढ़ा है और शाम तक आपने कौन कौन से पॉइंट पे ध्यान दिया है, फोकस किया है। सब कुछ एक बार मेमोराइज करने की कोशिश कीजिए और चुपचाप से चद्दर तानिए और सो जाइए और सुबह उठिए, नए दिन फिर से यही शुरुआत कीजिए। आप देखिएगा आपकी रैंकिंग कंफर्म हो सकती है। ठीक है बच्चे, उसके बाद आप देखेंगे कि हम लोग क्यों सेगमेंट बना देते हैं, मतलब मॉर्निंग इवनिंग आपने देखा, जैसे मैंने आपको बताया। तो भाई साहब, फ्रेश ब्रेन रहता है सुबह में, तो हम वही चीज पढ़ते हैं जिसमें हमें ज्यादा एनालिसिस की जरूरत पड़ेगी। अब देखिए, न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो नए नए टर्म्स मिलेंगे, नए नए शब्द मिलेंगे, डेफिनेटली यार आपको दिमाग खर्च करना पड़ेगा। ठीक है, दोपहर में आप लोग स्किल प्रैक्टिस करो क्योंकि दिमाग थोड़ा सा थक जाता है। और उसके बाद देखो रात के टाइम में आपको क्या करना है, अपने सारे मिस्टेक्स को करेक्ट करने में लगाना है, आपको सोचने में लगाना है कि भाई जो मैंने मिस्टेक किया था दोपहर में उसको कैसे ठीक करूं। ये पूरा का पूरा तीनों समय को आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो अच्छी तरह से, ताकि आपका रिजल्ट बने। अब आप देखते हो जो कि स्कूल जाने वाले बच्चे हैं उनका टाइम टेबल कैसा होना चाहिए। मैंने क्या बताया भाई साहब, उनको 5 से 5.5 घंटे के बीच में पढ़ाई कर लेना चाहिए। ठीक है, अगर जो स्कूल जा रहे हैं तो उनका तो दिन ही शुरू हो जाएगा स्कूल के बाद आफ्टर स्कूल, यानी कि 4 o'clock से आप लोग देखोगे, 4 o'clock भी छोड़ो, ठीक है, आप देखोगे मॉर्निंग की बात करें पहले तो, ठीक है, 6 to 6:45 आप लोग अर्ली सुबह उठो। अगर आप लोग सोच रहे हो यार आराम से 4 बजे क्या उठेंगे, 5 बजे क्या उठेंगे, अरे भैया फिर आप छोड़ दो क्लैट की तैयारी करना, आप नहीं कर पाओगे। आपको सबसे पहले याद रखना, कुछ भी करके 5 साढ़े 5 बजे उठिए, उठ के फ्रेश होइए बढ़िया तरीके से, और 6 बजे से यानी 6 AM to 6:45 AM के बीच में आपको न्यूज़पेपर रीडिंग करनी है। उसके बाद आराम से स्कूल चले जाओ। स्कूल से आने के बाद पोस्ट स्कूल आपका 4 बजे से लेकर 5:30 बजे के बीच में आपको लीगल रीजनिंग प्रैक्टिस करनी है। 6 o'clock to 7:30 आप लोगों को क्रिटिकल रीजनिंग और आरसी करना है।
8:30 to 10 o'clock आप लोगों को रिवीजन सेशन करना है पूरा। आपने न्यूज़पेपर पढ़ा था, सुबह जीके हुआ था आपका, या फिर आपने एडिटोरियल पढ़ा था, और दिन भर में जो कुछ भी आपने पढ़ा सब कुछ आपको यहाँ पर रिवाइज करना है। जीके ज्यादा रिवाइज करनी है क्योंकि मल्टीपल रिवीजन की जरूरत जीके में आपको पड़ती है। क्लियर पॉइंट? तो जीके रिवीजन करते रहें। उसके बाद देखेंगे आप लोग वीकेंड्स पे आप लोग पूरा मॉक दें और हर एक मॉक को 3 से 4 घंटे एनालाइज करने की कोशिश करें। आप देखिए धीरे धीरे करके आपके मॉक में स्कोर इंप्रूव होते रहेंगे। क्लियर पॉइंट? अगर आप देखोगे द वीकली मास्टरी साइकिल, यानी मास्टरी साइकिल की बात करें, ठीक है, तो आप मंडे से लेकर वेडनेसडे के बीच में सेक्शनल फोकस अगर करें तो लीगर और लॉजिक पे ज्यादा फोकस करें। ठीक है, थर्सडे और फ्राइडे को आप देखोगे आरसी और क्वांट पे ज्यादा फोकस करें। उसके बाद देखोगे सैटरडे पे, ठीक है, पूरा कंप्लीट मॉक दे और उसको एनालाइज करने की कोशिश करें, और संडे को पूरा जो आपने हफ्ता भर किया है उन सबका रिव्यू करने की कोशिश करें। क्लियर पॉइंट बच्चे? याद रखिएगा। और आपको समय के हिसाब से अगर वेटेज देना है तो लीगल को 25% आप लोग दे सकते हैं, इंग्लिश आरसी को 20% आप दे सकते हैं, लॉजिकल को 20% दे सकते हैं, जीके को 20% दे सकते हैं, और क्वांट को 15% भी आप देंगे तो आपका कवर हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे एक रूल आता है ET20 रूल, यानी कि क्या बता रहा है कि अगर आपकी छोटी छोटी गलतियों पे भी काम करो, यानी छोटी छोटी गलतियां 20% भी काम करो तो उसका रिजल्ट 80% 80% तक आप लोगों को मिलेगा। आप देखो क्या गलतियां करते हो, मॉक एनालिसिस नहीं करते, छोटी छोटी बातें भाई, रोज आप मॉक लेके बैठते ही हो, सॉल्व करते हो, एनालिसिस कर लो ना यार, एनालाइज कर लो ना, क्या दिक्कत है? तो यहाँ आप लोग क्या देख रहे हो? ठीक है, मॉक एनालिसिस की बात करते हैं, न्यूज़पेपर की बात करते हैं, आपको ये पढ़ना है, याद रखना। आप ज्यादातर टाइम ना मोटिवेशनल वीडियोस देखने में निकाल देते हो, स्ट्रेटजी वाली वीडियोस देखने में निकाल देते हो। अरे यार, कोई भी एक स्ट्रेटजी वाली वीडियो देख लो, अच्छी बात है, नो डाउट, मैं ये नहीं कहूंगा कि स्ट्रेटजिक वीडियो आपको नहीं देखनी चाहिए, आप देखो, अच्छी बात है, लेकिन किसी एक को फॉलो करो ना। आप रोज नई नई स्ट्रेटजी बनाते हो, रोज स्ट्रेटजिक वीडियो देखते हो, तो भाई कहां से आपका सिलेक्शन हो जाएगा बताइए? आप तो उसी में उलझ के रह जाओगे। क्लियर पॉइंट यहाँ पे? उसके बाद आप देखोगे, ठीक है, पीडीएफ कलेक्ट करने लग जाता हो। याद रखिएगा मेरी बात, आप मटेरियल पढ़ पढ़ के इकट्ठी करो, इकट्ठी करके मत पढ़ो, यही आपका कॉन्सेप्ट रहना चाहिए। ठीक है, तो आप छोटी छोटी चीजों को अपने डेली रूटीन में लाइए और आप देखेंगे आपका सिलेक्शन कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, आवर्स को कैलकुलेट करना, काउंट करना बंद कर दीजिए। आप करंट अफेयर में जो डिले करते हो, बैकलॉग रखते हो, उसको बंद कर दीजिए, और जो आप एनालिसिस को, मॉक एनालिसिस को अवॉइड करते हो, उसको बंद कर दीजिए। आपका सिलेक्शन कंफर्म होगा, ये मैं आपसे कहता हूं। तो दोस्तों, इसी तरीके के और भी बेहतरीन वीडियोस आपके लिए हम लोग लेकर के आते रहेंगे, तो जुड़े रहे हमारे प्लेटफॉर्म पे। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। जय हिंद।